सो इट्स अ वन शॉट वीडियो, okay, one short video of equilibrium. In this video, like, equilibrium will be taught to you in one shot. एक एक एस्पेक्ट, एक एक चीज आपको इक्विलिब्रियम की इतने शॉर्ट टाइम पे कहीं पर भी नहीं मिलने वाली, दैट आई एम 100% श्योर। देखो बच्चों, इक्विलिब्रियम जब आता है तो जितनी स्पीड से रिएक्शन वापस जाता है उतनी स्पीड से रिएक्शन जो है वो आगे जाता है, उतनी स्पीड से वापस आता है। दूसरी बात बच्चों ये होती है कि जब इक्विलिब्रियम आता है, व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, तो एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये होती है बच्चों कि एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, concentration of reactants and products becomes constant, चेंज नहीं होती, चेंज नहीं होती। जितना रिएक्टेंट कम हो सकता था कम हो चुका, जितना प्रोडक्ट बन सकता था बन चुका। अब ना तो रिएक्टेंट कम होगा ना ही प्रोडक्ट बढ़ेगा इस टाइम पर, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट ये है, इस टाइम पर जब हम क्या करेंगे, तीसरा, इसको ग्राफ से एक बारी बच्चों में रिप्रेजेंट कर देता हूं, ग्राफ से बता देता हूं आपको। ये ग्राफ होगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। एक ग्राफ आएगा ऐसे, एक ग्राफ आएगा ऐसे। आप में से किसी बच्चे ने यह बताना है कि ए और बी यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको हिंट दे देता हूं, एक कोई रिएक्टेंट है और एक कोई प्रोडक्ट है। तो बच्चों दिमाग लगाओ और ये बताओ आपको क्या लगता है, ए रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, बी रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? बताओ बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगा। सर ए प्रोडक्ट है, बी रिएक्टेंट है। ए प्रोडक्ट है और बी रिएक्टेंट है, परफेक्ट आंसर। क्योंकि कैसे पता लगा बच्चों, इसको आप जस्टिफाई करोगे बेटा, कैसे पता लगा आपको? सर टाइम के साथ रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट यूज होंगे और प्रोडक्ट मिलेगा। बिल्कुल ठीक है बच्चों। देखो प्रोडक्ट, जैसे कोई रिएक्शन होता है बच्चों, ठीक है ना, कोई रिएक्शन होता है तो उसमें रिएक्टेंट का क्या हो रहा होता है, उसमें रिएक्टेंट कम हो रहा होता है और प्रोडक्ट बढ़ रहा होता है बेटा। प्रोडक्ट जो है इनिशियली, ठीक है, इनिशियली जो प्रोडक्ट होता है, इनिशियली रिएक्टेंट हाईएस्ट वैल्यू पर होता है। इनिशियली रिएक्टेंट जो है वो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन पर होता है और प्रोडक्ट जीरो होता है। और जब इक्विलिब्रियम आता है, जब इक्विलिब्रियम आता है तो ये कम हो सकता है, इट विल बी लेस, इट विल बी लेस। अब कितना लेस वो डिपेंड करता है रिएक्शन का नेचर कैसा है, ठीक है ना। और इट विल बी ग्रेटर देन जीरो, ऑब्वियसली कुछ तो रिएक्शन हुआ होगा, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं। तो देखो ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ए, क्योंकि ए पहले जीरो था ना बेटा, और बी जो था वो शुरू में हाईएस्ट था, मान लेते हैं 10, धीरे 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 कम हुआ, फिर कांस्टेंट हो गया। ये जो स्टेज है ना बच्चों, ये वाली स्टेज, ये वाली जो टाइम है, यही टाइम क्या है, इक्विलिब्रियम का टाइम है, जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। इस पॉइंट पर ना कांस्टेंट हो गई, अब ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है ना बच्चों। बच्चों क्या ग्राफ आपको समझ आया क्या सबको? बोलो बेटे, ग्राफ समझ में आया बच्चों सबको? Yes, sir. ठीक है, तो अब हम आगे करते हैं बच्चों और देखते हैं कि ग्राफ आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा बच्चों। एक छोटा सा वापस ले लेते हैं, मैं जल्दी नहीं कराना चाहता, फर्स्ट क्लास है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इज अ स्टेज ऑफ प्रोसेस व्हेन बोथ द प्रोसेसेस दैट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आर अकरिंग एट द सेम रेट। What happens at equilibrium? The concentration of reactants and products becomes constant. How can you show this concept graphically? In graphically we can show that reactant was
इनिशियली एज द हाईएस्ट, रिएक्टेंट हाईएस्ट था और प्रोडक्ट जो था वो लोवेस्ट था। ठीक है ना। तो अब हम आगे करते हैं बच्चों, और अब एक और चीज करते हैं इस चैप्टर की जान, जो इस चैप्टर की सोल है। फोर्थ नंबर पॉइंट वो है बच्चों एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस चैप्टर का पिवट पॉइंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पूरा चैप्टर इस एक्सप्रेशन के ही इर्द गिर्द जो है बच्चों सराउंड करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है केसी भी होता है, केपी भी होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को ऊपर लिखते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को जब डिवाइड कर देते हैं, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम पर थी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम पर थी, उनके जो कॉफिशिएंट हैं उनको पावर में रख देते हैं, तो जो एक वैल्यू आती है उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं, स्क्वायर ब्रैकेट्स को कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी का सिंबल माना जाता है बेटा। कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, जैसे कि मेरे पास, मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूं, बहुत बढ़िया बढ़िया। सबसे बढ़िया एग्जांपल है मेरे पास, ये एक रिएक्शन है जिसमें अमोनिया बन रहा है बेटा, जिसमें अमोनिया बन रहा है, जिसको कि हेबर प्रोसेस भी कहते हैं। ये एक रिएक्शन है, इसका केसी मुझे लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, अमोनिया की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, अमोनिया की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, नीचे N2 की कंसंट्रेशन, फिर H2 की कंसंट्रेशन का क्यूब। ठीक है बच्चों, क्या आपको समझ आया मैंने केसी कैसे लिखा? प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे, प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे। इज इट क्लियर टू यू ऑल स्टूडेंट्स? कैसे केसी लिखा? स्टूडेंट्स, कॉफिशिएंट जो है वो पावर में जाता है, ये बात जो है आपको समझनी थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो पर्टिकुलरली एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पर्टिकुलर चैप्टर के में कॉन्सेंट्रेशन का एक और नाम है एक्टिव मास। कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिव मास। ठीक है ना, एक्टिव मास मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जो रिएक्शन में एक्चुअली काम आ रहा है। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर चैप्टर में, क्योंकि कभी कभी आप पढ़ोगे कि ये जो है वो पावर में जो ये जो एक्टिव मास कभी लिखा हुआ आ जाए, तो आप घबराना मत। एक्टिव मास इज नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और एक चीज बच्चों आपको और बताऊंगा जो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है, एक होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमने लिखा है, प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे, उसमें लॉ ऑफ मास एक्शन का ही प्रिंसिपल यूज हुआ है। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि उसको ना डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको समझो, एक मतलब मैथमेटिकली समझो। जैसे देखो बच्चों, ये एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है, 2A + 3B gives 2C + D, ये एक रिएक्शन है। ठीक है ना, तो इसमें जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो ये कहता है कि किसी रिएक्शन का जो रेट होता है ना, रेट, किसी प्रोसेस का जो रेट होता है ना, जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस, रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ, प्रोपोर्शनल होता है बच्चे, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ पर के लिख रहा हूं बच्चों में, वो प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, वो प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है ना, तो रिएक्टेंट यहां पर कौन है बच्चों? रिएक्टेंट है यहां पर A,
जिसकी पावर 2 आ रही है, और बी जिसकी पावर 3 आ रही है, ठीक है ना। तो जो ये पावर कॉफिशिएंट जो पावर में आता है ना बेटा, ये लॉ ऑफ मास एक्शन से आया हुआ है। 12th क्लास में हम एक चैप्टर करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, वहां पर हम इसको मॉडिफाई करेंगे। लेकिन आप ये समझ सकते हो कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि कॉफिशिएंट शुड कम इन पार, coefficient should come in par। मतलब अगर आपको शॉर्टेस्ट वे में याद रखना, देखो बच्चों एंट्रेंस में मेरे को लिखने डेफिनेशन तो लिखने के लिए आती नहीं है, क्लियर होना चाहिए कि लॉ ऑफ मास एक्शन का क्या कहना था कि कॉफिशिएंट जो है पावर में आना चाहिए। क्लियर है बच्चों आपको लॉ ऑफ मास एक्शन सबको? यस सर। ठीक है। Yes, sir. रिएक्शन की जो स्पीड है वो रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होती है। बैकवर्ड की लिखूंगा ना, देखो बैकवर्ड की लिखूंगा तो बैकवर्ड की ऐसे लिखूंगा, देखो रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस। तो बैकवर्ड प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा कि यहां से शुरू करेंगे फिर रिएक्शन, यहां पे के बी और यहां पे के एफ लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा सी की पावर 2 और ये डी आ जाएगा। ये होता है हमारा रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस, ठीक है ना। जब इक्विलिब्रियम आता है तो दोनों इक्वल आ जाते हैं और केसी का एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है ना। तो ये था बच्चों हमारा अभी तक का जो है वो एक छोटा सा आइडिया कि हाँ भी केसी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केसी, ठीक है बच्चों। आर यू राइटिंग साइड बाय साइड ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। हाँ, Yes, तो yes, sir. बेटा जो नए स्टूडेंट्स है प्लीज, ये आपकी फर्स्ट क्लास है, आपको जो भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी साइड बाय साइड, ठीक है। तो अब केसी के बारे में बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि केसी कैसे लिखते हैं। देखो लॉ ऑफ मास एक्शन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट मैंने एंट्रेंस में इसको देखा है आता हुआ। कॉफिशिएंट को पावर में रखने का जो प्लान है ना, जो स्ट्रेटेजी है वो यही से आती है कि कॉफिशिएंट को पावर में रखना होता है, ठीक है। अब हम बच्चों आगे चल रहे हैं और हम देखते हैं कि एक और इम्पॉर्टेंट बात है केसी के लिए। एक होता है बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है ना वो आ रहा है हमारा टाइप ऑफ इक्विलिब्रिया। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया, ठीक है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया का क्या मतलब होता है बच्चों? देखो बहुत आसान है। एक होता है बच्चों होमोजीनियस इक्विलिब्रिया, और एक होता है बच्चों हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। होमोजीनियस इक्विलिब्रिया और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। तो देखो बच्चों होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या होता है? व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स are in same physical state, ठीक है। और क्योंकि बच्चों हम जो है ना इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री के अंदर ना गैसियस रिएक्शंस ज्यादा चलते हैं क्लास 11th में, तो फिजिकल स्टेट दैट इज गैसियस और एक्वस। आपको ज्यादातर जो रिएक्शंस मिलेंगे ना इस चैप्टर के अंदर, उसमें आपको फिजिकल स्टेट ना गैसेस और एक्वस ही मिलेगी, ठीक है ना। तो उसे तो बोलेंगे बच्चों होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हो आप, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है ना। अब आते हैं आगे, और हेट्रोजीनियस में ऑब्वियसली बच्चों क्या होगा? एनी आइडिया हेट्रोजीनियस में क्या होगा बच्चों? बताओ, बोलो बच्चों, हेट्रोजीनियस में क्या आप एक्सपेक्ट करते हो? फिजिकल स्टेट डिफरेंट होगा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, सेम नहीं होगा, हो ना भाई। तो यहां पर मैंने क्या लिखा देखो, व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इन सेम फिजिकल स्टेट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स all the reactants and products are not in same physical state.
ठीक है। तो अब इसमें बच्चों क्या है कि जैसे एक रिएक्शन ले लेते हैं, आ जाओ। जैसे रिएक्शन हो गया बच्चों ये कॉपर नाइट्रेट जो कि एक सॉलिड है, इसके 2 मोल्स ब्रेक हुआ और बना कॉपर ऑक्साइड जो कि अगेन एक सॉलिड है, प्लस 4NO2 जो कि गैस है, प्लस O2 जो कि अगेन गैस है। तो ये रिएक्शन बच्चों कैसा माना जाएगा फिर? हेट्रोजीनियस। इज इट क्लियर टू यू ऑल बच्चों? सबको समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. ठीक है ना। तो एक छोटा सा, 2 बच्चे अभी अभी एंटर हुए हैं बच्चों, कोई बात नहीं, आज फर्स्ट क्लास है तो छोटा सा रिकैप आज हम एक बार फिर ले लेते हैं। तो छोटा सा रिकैप बच्चों हमने यहाँ से किया। इक्विलिब्रियम अभी भी शुरू हुआ, ये मैंने क्यों शुरू करा? केमिस्ट्री का हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर, समझने में आसान चैप्टर इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। हाईएस्ट वेटेज है तो ऑब्वियसली पहले कर लेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम होता क्या है? इक्विलिब्रियम होता है जहां पर सेम स्पीड से आगे जा रहे हैं उतनी स्पीड से वापस आ रहे हैं, पहली बात होगी। दूसरी बात, इक्विलिब्रियम जब आता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। तीसरी बात, उसको ग्राफ से समझा सकते हैं। चौथी बात, केसी कैसे लिखते हैं? केसी सबसे इंपॉर्टेंट, केसी कैसे लिखते हैं? पूरा चैप्टर केसी पर जो है वो एक जैसे कह सकते हो बेस्ड है। केसी कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, कोफिशिएंट पावर में, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, कोफिशिएंट पावर में, इक्विलिब्रियम पर होनी चाहिए कंसंट्रेशन। ये आपके सामने एग्जांपल है। केसी कैसे लिखा? ये रिएक्शन था, अमोनिया ऊपर लिखा, N2H2 नीचे लिखा, जो कोफिशिएंट थी वो पावर में भेज दी। इसमें एक और बात समझनी है, इसमें इस पूरे चैप्टर में कंसंट्रेशन को एक्टिव मास भी कहते हैं। कोफिशिएंट पावर में जाएगा, ये किसने बताया था? ये लॉ ऑफ मास एक्शन ने बताया था। इक्विलिब्रियम कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है? होमोजीनियस में क्या होता है? सबकी फिजिकल स्टेट सेम होती है। हेट्रोजीनियस में क्या होता है? सबकी फिजिकल स्टेट सेम नहीं होती है, ठीक है। 1 मिनट का पॉज लेता हूं, किसी को कुछ पूछना है नोट कर, किसी को कुछ पूछना है नोट करने के लिए ऊपर नीचे करना है तो मुझे बताओ। यस बेटा, जब आप केसी लिखते हो ना किसी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के केस में, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज you should keep you should ignore solids and liquids, ठीक है। you should ignore solids and liquids, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट नोट, केसी सिर्फ इतना ही बनेगा इसका, ठीक है। नोट, कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड बिकम्स, या फिर इज कांस्टेंट एज देयर डेंसिटी इज कांस्टेंट, एज देयर डेंसिटी इज कांस्टेंट। मतलब सीधी सी बात यह है कि केसी लिखते हुए इनको इग्नोर ही करते हैं, क्योंकि ना इनकी कंसंट्रेशन में कुछ चेंज ही नहीं आता। चेंज क्यों नहीं आता बेटा? चेंज इसलिए नहीं आता, कॉन्सेंट्रेशन होती क्या है? कॉन्सेंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, इतना सबको पता होता है। अब ये हो गया गिवन मास अपॉन वॉल्यूम, क्या बन जाएगी बच्चे? गिवन मास अपॉन वॉल्यूम बन जाएगी डेंसिटी, ठीक है ना। तो डेंसिटी जो होती है ना इनकी, वो कांस्टेंट होती है। डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट होगी। आप कभी खुद देखो, आपसे कभी किसी ने पूछा है कि आप मुझे NaCl, सॉलिड NaCl की मोलैरिटी बताओ, या सॉलिड NaOH की मोलैरिटी बताओ। मोलैरिटी जो होती है ना, वो हमेशा एक एक्वस सोल्यूशन की होती है, ठीक है ना। एक्वस को लेते हैं, मतलब 4 फिजिकल स्टेट्स होती है ना मेन हमारी, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक एक्वस। एक्वस को लेना है, ठीक है ना। यहां पर एक और चीज को मैं लिख देता हूं कि एक्वस की तो मोलैरिटी होती है एक्चुअली, प्योर वाटर की थोड़ा होती है। प्योर वाटर की तो कांस्टेंट रहती है। आपको बता देता हूं, प्योर वाटर की मोलैरिटी हमेशा कांस्टेंट ही रहती है, 55.55। ये प्योर वाटर की मोलैरिटी होती है, ये कांस्टेंट रहती है, ये चेंज ही नहीं होती ना। यहां पर जो पुट करना होता है ना, वो वैल्यू पुट करनी होती है जो इक्विलिब्रियम पे आई, ठीक है। ये नहीं कि जो शुरू में थी और जो बाद में थी। जब चेंज नहीं हुआ तो फिर लेते ही नहीं ना उसको हम, जो चेंज होता है ना हम उसी को लेते हैं, ठीक है ना। यहां पर ना ऐसे इक्विलिब्रियम बार बार ऐसे मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं कि वही वैल्यू जो इक्विलिब्रियम पे आएगी, ठीक है ना, इनिशियल से अलग होगी। तो हाँ, और एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्वस फिजिकल स्टेट शुड बी
टेकन, एक्वस फिजिकल स्टेट शुड बी कंसीडर्ड, उसको लेना है क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसकी मोलैरिटी, एक्वस की तो मोलैरिटी होती है एक्चुअली मेन, और गैसेस की, ठीक है ना। तो ये था बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट केसी के बारे में। अब आपको एक चीज और बताता हूं, वो होता है, एक और होता है के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वो क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर का क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों? कॉन्सेप्ट ये है कि ना गैसेस के लिए फॉर गैसेस हम क्या करते हैं, प्रेशर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो उस केस में ना केपी आ जाता है बच्चों, केपी, केपी इज व्हाट? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स अगेन टू द पावर देयर कोफिशिएंट डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट अगेन टू द पावर देयर कोफिशिएंट, ठीक है ना। अब इसमें ये हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं आज, जैसे वही मेरा फेवरेट रिएक्शन है, हम इसको उल्टा करके लिख देते हैं। जैसे ये मेरे पास रिएक्शन है, ठीक है, तो इसका मुझे केपी लिखना है इस बार, केपी, ठीक है, इसका मुझे केपी लिखना है इस बार। तो केपी मैं कैसे लिखूंगा? केपी मैं लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर। क्या बच्चों आपको समझ आया मैंने केपी कैसे लिखा है? यस और नो बताओ बेटा। इजी है? यस सर। बहुत इजी है बच्चों केपी को लिखना, ठीक है ना। अब ये तो केपी लिखना भी आ गया, आपको केसी लिखना भी आ गया, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स जो आते हैं ना वो आते हैं इनके रिलेशन के ऊपर, कि केसी केपी में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, ठीक है, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो रिलेशन होता है बच्चों ये केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन, ठीक है ना। तो ये बच्चों रिलेशन होता है केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन। आर होता है गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू न्यूमेरिकल में गिवन होती है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। स्टिल कोई न्यूमेरिकल में सबसे फेमस वैल्यू ये ली जाती है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ये आर बहुत पुराना है, स्टेट्स ऑफ मैटर में है, थर्मोडायनेमिक्स में है, 12th क्लास में सॉल्यूशंस में है। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही होना चाहिए। और डेल्टा एन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डेल्टा एन कैसे लिखते हैं बच्चों वो भी देख लो। डेल्टा एन कैसे निकलता है? डेल्टा एन होता है प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी राइट डेल्टा एन, ओके। So this is the relation between Kp and Kc. What is Kp? Kp is also equilibrium constant. What is Kc? It is also equilibrium constant. तो भाई दोनों में फर्क क्या है? फर्क क्या है कि Kp और Kc जो होते हैं वो Kc इक्विलिब्रियम की टर्म्स में, कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखा जाता है, और Kp जो है वो प्रेशर की टर्म्स में लिखा जाता है। उनका रिलेशन जो है आपके सामने RT की पावर डेल्टा N है, ठीक है ना। 5 मिनट मेरे पास और रह गए हैं। 4 मिनट बाद 12:40 पे मैं 20 MCQs आपके सामने करके दिखाऊंगा पर मिनट, तो 20 MCQs भी हमारे हो जाएंगे। 5 मिनट में मैं आपको और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। बच्चों लिख लिया सबने यहां तक? कुछ छूट रहा है किसी का? क्लियर है बच्चों सबको यहां तक? यस सर। यस सर। चलिए तो देखते हैं बच्चों आगे, और हम देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है
एप्लीकेशन, सॉरी चलो यहाँ पर हम लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लेते हैं, चलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केसी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केसी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केसी में ना एक चीज होती है, जैसे कुछ फॉर्मूले हैं इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कि केसी की क्या क्या और फीचर्स हैं। तो केसी के फीचर्स बच्चों ये हैं, पहला पॉइंट, इफ द रिएक्शन इक्वेशन इज रिवर्स्ड, रिएक्शन को उल्टा करके लिख दें अगर, देन डैश के सी इज इक्वल टू 1/Kc। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ रिएक्शन है मेरे पास A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, इसका Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर 50 है तो ऑब्वियसली अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख दूंगा लाइक दिस, तो जो इसका होगा ना वो होगा डैश Kc, वो होगा 1/50। क्लियर होता है बच्चों मैं क्या कह रहा था आपको? Students, is it clear to you all that Yes, this sir. is one of the feature Yes, sir. of Kc, that if the reaction equation is just reversed, then the new Kc will be the reciprocal of the older one। है ना बच्चों, क्लियर है कि नहीं? से एक और पॉइंट लेते हैं बच्चों, इफ रिएक्शन इक्वेशन is multiplied by n, then डैश के इज इक्वल टू के टू दी पावर n। ठीक है, जैसे मेरा रिएक्शन है A प्लस बी गिव C प्लस डी, और इसका जो डैश के, इसका जो Kc है, इसका जो K है बेटा सॉरी वो 50 है मान लो। तो अगर मैं रिएक्शन को उल्टा करके लिख देता हूं, सॉरी अगर मैं रिएक्शन को, जस्ट अ सेकेंड बेटा, यस बेटा, अगर हम रिएक्शन को ऐसे हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लो हाफ A प्लस हाफ B गिव्स हाफ C प्लस हाफ D, तो जो नया K आएगा इस वाले रिएक्शन का डैश K, वो क्या होगा पता है? K की पावर हाफ, और जो K है बच्चों हमारा वो है 50, यानी कि 50 का अंडर रूट, जो कि नियरली 7 के आसपास होगा। ठीक है ना, तो ये था। और एक और होता है बच्चों इसमें, इफ रिएक्शन इक्वेशन इज डिवाइडेड इनटू more than one step, then dash K is equal to K1 into K2 into K3, मतलब जितने भी स्टेप्स में उसको डिवाइड किया। क्लियर है बच्चों? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक क्लियर है बच्चों आपको? ये देखो एक बार दोबारा देख लो। कहते हैं कि यहाँ से शुरू किया हमने, अगर केसी के कैरेक्टरिस्टिक, केसी क्या होता है, मतलब जैसे केसी के साथ हो रहा है ना वैसे ही केपी के साथ भी होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केसी में इफ द रिएक्शन इज रिवर्स देन डैश केसी इज इक्वल टू 1/Kc। अगर रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डैश के बिकम्स k की पावर n, और अगर रिएक्शन इक्वेशन को आप 2-3 स्टेप्स में डिवाइड कर देते हो तो जो डैश के होगा दैट विल बी K1 इंटू K2 इंटू K3। ठीक है ना। तो बच्चों ये हमने जो किया अभी, ये था जो है वो अभी तक केमिकल इक्विलिब्रियम का एक शुरुआत है। केसी क्या होता है, केपी क्या होता है, कैसे वो चेंज होते हैं, सॉलिड लिक्विड को नहीं लिखना होता, ये सब जो है वो चैप्टर की शुरुआत थी। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा और बेटर करने के लिए
ये देखने के लिए कि कितना आपको स्टार्ट करते हैं बच्चों एमसीक्यूज। अभी मैं ही आपको सारे समझाता जाता हूँ। अब केमिकल इक्विलिब्रियम के बच्चों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके सामने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी लेवल का है। कहते हैं कि देखो इक्विलिब्रियम चैप्टर में ना हम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन को ही डील करते हैं, और रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जो बोथ डायरेक्शंस में चलता है। तो ये बहुत इजी चीज थी कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में चलता है। फिर कह रहे हैं कि एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज, देखो बच्चों ये नहीं है, इसमें ना एक प्रेसिपिटेट बन रहा है। प्रेसिपिटेट वाला रिएक्शन कभी भी रिवर्सिबल नहीं होगा। द रीजन बीइंग के प्रेसिपिटेट फिर वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, तो वापस कैसे होगा रिएक्शन, ठीक है ना। ये रिएक्शन इसलिए वापस नहीं हो सकता कि Na यहां पर जो है वो 0 है और Na यहां पर +1 है। तो Na कभी भी +1 में जब होता है तो वो वापस 0 थोड़ा बनेगा। Na तो बड़ा रिएक्टिव है ना। ये सिर्फ D वाला रिएक्शन जो है ना हमारा आंसर बन रहा है, क्योंकि इसमें हम क्या देख रहे हैं कि KCl का प्रेसिपिटेट नहीं होता, KCl पानी में डिसॉल्व हो जाता है आसानी से। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है हमारा, और ये वैसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो प्रेसिपिटेशन वाला नहीं है। सारे डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन नहीं होते। कैसे पता लगता है, देखो बच्चों KCl वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, इतना हर बच्चे को पता होता है। PbI2 का प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये थोड़ा एक आइडिया दे दिया आपको कि कैसे रिवर्सिबल में हर रिएक्शन नहीं ले सकते आप। क्वेश्चन 3 में इनमें से कौन सा रिवर्सिबल नहीं है। ये पक्का पक्का रिवर्सिबल होता है, ये मतलब आराम से HI, ये तो हमने लिखा ही था। इसमें क्या है, अगेन बच्चों आप देख रहे हो कि ना ये COD के अंदर थोड़ा सा था कि भाई ऑब्वियसली ये तो हमने देखे हैं कि रिवर्सिबल हैं। COD के अंदर बच्चों थोड़ा सा था कि COD में से किसको लें। तो D को मैं इसलिए चूज कर रहा हूं क्योंकि KCl का ऑक्सीडेशन वापस से हो सकता है और क्या बन जाएगा KClO3। लेकिन जो ये रिएक्शन है जब कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करके CO2 बनाता है, ये रिएक्शन कभी वापस होता हुआ हमने नहीं देखा, ठीक है ना। ये जैसे आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये इजीली वापस जो है वो नहीं होगा। और क्योंकि ऊपर वाले का मैंने आपको जस्टिफाई करके दिया है कि ऑक्सीडेशन तो वापस से हो सकता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वापस से जुड़ेगा, उसका कोई जरूरी नहीं है। विच वन इज नॉट करेक्ट फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में कौन सी बात करेक्ट नहीं है, तो ये बात सही है, वो कभी भी पूरा नहीं होता, वो कभी इस डायरेक्शन में कभी उस डायरेक्शन में दोनों साइड जा सकता है, वो कभी कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए डबल एरो लगाया जाता है। The reactants are present in the initial stage, but after the reactant and product are always present। ये बिल्कुल सही बात है। जब थोड़ी देर बाद दोनों होंगे, उसमें रिएक्टेंट भी होंगे प्रोडक्ट भी होंगे। At equilibrium only products are present, ये गलत बात है बच्चों, ठीक है ना। रिवर्सिबल रिएक्शन पे प्रोडक्ट्स नहीं, सिर्फ ये नहीं होगा कि प्रोडक्ट्स होगा, रिएक्टेंट भी थोड़ा बहुत होता है। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा लर्न करने वाला है। लॉ ऑफ मास एक्शन जो मैंने आपको बताया था वो किसने दिया था, गोल्डबर्ग एंड वेग ने दिया था, तो वो थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। रेट जब किसी रिएक्शन का किस चीज पे डिपेंड करता है बच्चों, ऑब्वियसली मोलिकुलर मास पे डिपेंड नहीं करता, इक्विवेलेंट मास पे भी डिपेंड नहीं करता, टोटल वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है एक्टिव मास के ऊपर। 7th क्वेश्चन आता है बच्चों, एक्टिव मास होता क्या है। देखो बच्चों, एक्टिव मास इज नथिंग बट द मोलैरिटी और कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलैरिटी और कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन इस समय ये बी ही कर रहा है, अगर आप देखोगे ना तो ये कर रहा है, क्योंकि ये ग्राम इक्विवेलेंट जो होते हैं ना, ये नॉर्मेलिटी के लिए चाहिए होते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पर यूनिट वॉल्यूम, मोलैरिटी मोल पे होता है, ग्राम इन 100 लीटर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैं आपको ना एक बार 8th क्वेश्चन करके दिखाता हूं। 8th क्वेश्चन क्या है कि 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया इज प्रेजेंट इन 250 ml वॉल्यूम, इट्स एक्टिव मास इज, एक्टिव मास में आपको निकाल के दिखाता हूं। एक्टिव मास इज व्हाट, एक्टिव मास इज नथिंग बट द मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम होता है। तो आप पुट करो इसको, गिवन मास कितना है 8.5 ग्राम है, अमोनिया का मोलर मास कितना होता है 17 होता है, वॉल्यूम कितनी है 250 है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है वो 2 आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो अभी तक के जो एमसीक्यूज थे एक बार दोबारा देख लो, वो थे रिवर्सिबल, पहला कॉन्सेप्ट था रिवर्सिबल का, रिवर्सिबल रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में हो जाता है। कभी भी कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा डाइसी था।
चौथे में रिवर्सिबल रिएक्शन का एक और फीचर है कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है वो कभी कंप्लीट नहीं होता, वो हमेशा क्लोज्ड स्पेस में ही होता है ताकि कोई उड़ ना जाए। उसमें बस एक बात नहीं होती कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में सिर्फ प्रोडक्ट्स होंगे, ये बात गलत है। लॉ ऑफ मास एक्शन जो एक्टिव मास को ऊपर था, कोफिशिएंट को पावर में ऊपर लाने के ऊपर था, वो गोल्डबर्ग और वेग ने दिया था। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? एक्टिव मास पे डिपेंड करता है। एक्टिव मास क्या होता है? मोलैरिटी होता है। एक्टिव मास कैसे निकालता है? आपको निकाल के दिखा दिया। ठीक बेटा, समझ में आ रहे हैं एमसीक्यूज आप लोगों को स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस बेटा। सो उसके बाद बच्चों आगे की बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, द थ्योरी ऑफ एक्टिव मास इंडिकेट्स दैट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, क्या आंसर हो सकता है बच्चों इसका? एक्टिव मास वाली थ्योरी कहती है कि रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। पूरे टर्म में किसकी बात कर रहे थे? कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे थे। 10th क्वेश्चन है बच्चों, मैं आपसे इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि एक तो ऑनलाइन है और होगा कुछ नहीं, आप लोग टाइम लगाओगे, इतने में मैं बहुत सारे एमसीक्यूज करवा दूंगा। ये करवाने के बाद में आपका टेस्ट ले लूंगा ना, तो वो बेटर है, ठीक है ना। जितने में आप सोचोगे उतने में मैं 5 करवा दूंगा। तो अभी उनकी ऑफलाइन में जब धीरे धीरे और मिलोगे तो थोड़ा सा और मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से पता लगा सकता हूँ कि तुम किस स्टेट ऑफ माइंड में हो अभी। तो अभी इसलिए मैं करा रहा हूँ जस्ट इन ऑर्डर टू सेव टाइम। और अभी आपको 1-2 करवा दूंगा, फिर आपसे पूछूंगा तो वो ज्यादा मजा आएगा। एमसीक्यूज तो हजारों होते हैं एक चैप्टर के। द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम रेफर्स टू, देखो बच्चों, रेस्ट पे कभी इक्विलिब्रियम नहीं होता, स्टेशनरी नहीं होता, डायनेमिक होता है इक्विलिब्रियम। डायनेमिक क्यों होता है इक्विलिब्रियम? क्योंकि जितनी स्पीड से आगे जा रहे हैं उतनी स्पीड से आ रहे हैं, मतलब इक्विलिब्रियम चलता रहता है, इक्विलिब्रियम पे प्रोसेस हो रहा होता है। फिर कहते हैं बच्चों, इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज सेड टू हैव बीन एस्टैब्लिश्ड व्हेन, पहली बात बिल्कुल गलत, मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं बोला। ओपोजिंग रिएक्शन कीजेस, मतलब ये ठीक लग रहा है। उसके बाद बच्चों आगे देखते हैं, हाँ, स्पीड ऑफ अपोजिंग रिएक्शन बिकम्स इक्वल, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट बच्चों हम ले लेंगे। और उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं कि एक रिएक्शन है ए गिव्स बी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन, आपके सामने ए स्टेप बिल्कुल सही है कि व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ऐसा कुछ नहीं है कि 50% कंप्लीट होना चाहिए, ए बी में कंप्लीट हो जाना, कन्वर्ट होना चाहिए 25% कंप्लीशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। 13th क्वेश्चन कहता है द रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट गोज टू कंप्लीशन बिकॉज, ये रिएक्शन कंप्लीट ही हो जाता है क्योंकि वही बात जो यहां लिखी हुई है, देखो यहां लिखी हुई है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पूरे ही हो जाते हैं क्योंकि बेरियम सल्फेट जब बनेगा, देखो बेरियम क्लोराइड क्या होता है? BaCl2 होता है। सोडियम सल्फेट क्या होता है? Na2SO4 होता है। जब ये आपस में जुड़ते हैं ना तो BaSO4 बन जाता है बेटा। ये 10th क्लास का ही है, इट इज नथिंग न्यू, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, ठीक है ना। तो बेरियम सल्फेट इज ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल इज द आंसर ऑफ दिस, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा इसलिए होता है क्योंकि ये घुलता नहीं ना, तो घुलने की ना घुलता होता तो फिर ये वापस भी हो सकता था। अब जब बैठ जाएगा नीचे, पाउडर बन के बैठ जाएगा, रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो रिएक्शन कैसे वापस होगा? आप खुद सोचो ना, जब वापस नहीं होगा तो उसे कंप्लीट होना पड़ेगा। ये थे 13th कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 14 से शुरू हो रहे हैं बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस, ठीक है ना, बहुत इजी है। रिएक्शन है SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3, और एक रिएक्शन है उसका उल्टा करके उसको 2 से मल्टीप्लाई किया होगा। दोबारा ध्यान से देखना, ये रिएक्शन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके उल्टा करके लिखा हुआ है, नहीं सीधा ही है, सीधा ही है, सीधा ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। K1 अगर इसका है और K2 अगर इसका है, तो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले क्या बताया था, इधर देखो, 2 मिनट पहले आपको बताया था बच्चों, ये 2 मिनट पहले आपको बताया था कि अगर किसी रिएक्शन की इक्वेशन को आप जो है वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो नंबर पावर में चला जाता है। देखो ये रहा, तो देखो यही चीज यहां पर आ रही है कि अगर आपने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो जो K1 की वैल्यू होगी ना, जो K1 की वैल्यू हो, जो K2 की वैल्यू होगी वो K1 का स्क्वायर होगा, जो K2 की वैल्यू होगी वो K1 का स्क्वायर होगा, यानी कि C ऑप्शन, ठीक है ना। सी ऑप्शन हो गया क्योंकि जो K2 है ना उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है रिएक्शन को। क्लियर है बच्चों सबको ये वाला? क्वेश्चन नंबर 14 न्यूमेरिकल पहला।
ठीक है सर। 15th क्वेश्चन पे आते हैं। ये रिएक्शन बच्चों हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका केसी हमें दिया हुआ है, टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, कहते हैं केसी की ही वैल्यू निकालो। इस रिएक्शन को क्या करा है आप बता सकता है कोई बच्चों आप में से? इस रिएक्शन में क्या करा है? जैसे देखो ये जो था और जो ये था, कैन यू सी द डिफरेंस व्हाट दे हैव चेंज्ड इन द रिएक्शन? सर 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड कर दिया है, तो जो नया के आएगा, ठीक है ना, वो क्या होगा इस तरह से, पुराने अंडर रूट होगा। का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1.8 इंटू 10 की पावर 6 का जो अंडर रूट आपको निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? 1.8 इंटू 10 की पावर -6 का जो अंडर रूट निकलेगा वो क्या होगा? पहले तो पावर यहाँ -3 हो जाएगी, इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों ऑप्शन कट। 1.8 का अंडर रूट कितना होता होगा? अंडर रूट 2 होता है 1.4, अंडर रूट 2 होता है 1.4, तो 1.8 का अंडर रूट कितना होता होगा? 1.3 के आसपास होता होगा, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड भी हो रहा है बच्चों, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग जो है मैं सेंड कर दूंगा सबको, तो आप इसमें से एक बार आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों हमारे पास टाइम लिमिटेड है, लेकिन हमें काम बहुत सारा करना है, तो वो तभी हो पाएगा जब लिखने का काम थोड़ा कम हो। आप ये पूरी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, और मैं सबसे अच्छा तरीका रहेगा आप मेरे को हाई भेजोगे बच्चों, जितने भी नए बच्चे हैं ना बच्चों, मेरे को इस नंबर पे एक बार हाई भेज देना, मैं आपको ना ये वर्कशीट सेंड कर दूंगा, आप इसे खुद करना, ठीक है। दिस इज माई नंबर, दोज हु डजंट हैव दिस नंबर 9818358092, आप मेरे को एक बार इस नंबर पे हाई भेज दोगे तो मैं आपको जो है वो ये वर्कशीट ही सेंड कर दूंगा पूरी की पूरी, जिससे कि आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, और रिकॉर्डिंग भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग तो मैं यूट्यूब पे और क्लासरूम पे दोनों पे डाल दूंगा। 16th क्वेश्चन देखो बच्चों, 16th क्वेश्चन में क्या किया है? अगेन ये रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में क्या किया है? रिएक्शन को उल्टा करा है। अब इस बार उल्टा कर दिया, देखो पहले NO प्रोडक्ट था, अब NO रिएक्टेंट बन गया, और उसको 2 से डिवाइड भी कर दिया, उल्टा कर दिया है और 2 से डिवाइड भी कर दिया, उल्टा कर दिया है और 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो जो हमारा नया केसी होगा ना, वो एक तो ऐसे होगा 1/KC, और ऊपर से अंडर रूट बन जाएगा ऐसे, लाइक दिस, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि 2 से डिवाइड किया है तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया है ना, इसका मतलब, तो यानी कि इस वैल्यू का क्या करना है हमने? इस वैल्यू का हमने अंडर रूट करना है और उसका रेसिप्रोकल भी करना है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर क्या होगा? पावर ऊपर जाएगी तो ऑब्वियसली एक तो देखो माइनस वाले कट गए, पावर ऊपर जाएगी तो ये वाला भी कट गया आंसर, पावर इतनी बड़ी नहीं बनेगी क्योंकि अंडर रूट भी होगा, ठीक है ना। मेरा आंसर डी आ रहा है, इसको सॉल्व करके देख लेना। फिर आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 17th के ऊपर, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं कि H2 + I2 gives 2HI is 49, तो H2 और I2 इक्विलिब्रियम पर अगर इतने हैं, H2 इतना है, I2 इतना है, तो HI कितना होगा इक्विलिब्रियम पर, ठीक है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, कैसे करेंगे इसको? हम लिखेंगे यहाँ पर ऐसे, KC कैसे लिखते हैं? KC लिखते हैं HI का स्क्वायर, फिर यहाँ आ जाएगा H2 और यहाँ आ जाएगा I2, ठीक है ना। इनकी वैल्यूज डाल देता हूँ बच्चों। KC की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 49, KC की वैल्यू है 49, HI की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है ना, और H2 की वैल्यू है 2 × 10 की पावर -2, और I2 की वैल्यू है 8 × 10 की पावर -2, ठीक है ना। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इससे, 49 को 16 से मल्टीप्लाई करूँगा, 49 को 16 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 49 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 15 को अगर मैं 50 को 16 से मल्टीप्लाई करता तो वो आता 850, 850 - 16 कर दो, 850 - 16 करूंगा तो 834, 834 इंटू 10 की पावर -4 का अंडर रूट, ठीक है ना। तो ये आ रहा है बच्चों 834 इंटू 10 की पावर -4 का अंडर रूट, ठीक है ना। तो एक तो ये 10 की पावर -2 आ जाएगा यहाँ पर, 834 का अंडर रूट कितना होता होगा? तो 900 का 30 होता है। तो मेरे को लगता है बच्चों समथिंग लाइक ये मेरे को आंसर जो है ना वो आता दिखता है, क्योंकि 834 का नियरली अगर 28 होता है, तो ये पावर अगर मैं हटाऊंगा तो 0.28 मेरे को जो है वो आंसर आता दिखता है, ठीक है ना। बच्चों देखो 834 का अंडर रूट निकालना था, तो मैं ना अंडर रूट ऐसे निकालता हूँ, मैं आसपास का देख लेता हूँ।
अब जैसे 834 के आसपास कौन है, 900 है, 900 का अंडर रूट होता है 30, इतना बच्चे को पता होता है, 900 का 30 होता है ना, हाँ। तो 834 का 30 से थोड़ा कम होगा, तो 28 मेरे को दिख रहा था यहाँ पे आता होगा, तो 28 इंटू 10 की पावर -2 यानी कि 28/100 यानी कि 0.28 इज द आंसर। तो इस तरह की कैलकुलेशन स्किल्स भी आप जो है वो सीख पाओगे जब आप मेरे से पढ़ोगे कि कैसे हम 1 मिनट में कैलकुलेशन भी हम कर लेते हैं। और एक, क्योंकि देखो आपको पता ही है कि पर मिनट ही मिलता है एक क्वेश्चन को करने के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्जाम हो। तो आप देखो ये पेपर में आया हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है। तो SO2 + ½ O2 गिव्स SO3, ये K1 है, और फिर इसको उल्टा कर दिया और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उल्टा कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आता है D, है ना। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता था, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो क्या बच्चों आपको समझ में आया कि कैसे मैंने करें MCQs वगैरह? Yes, sir. ठीक है, तो ये बच्चों देखो